मन आप यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 7वां चैप्टर सजीव जगत का पार्ट 2 है। जैसा कि आपको मैंने बता रखा था, यह चैप्टर बड़ा होने के कारण इसको मैं 3 पार्टों में आपके सामने लेकर आऊँगा। इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है आपका जड़, दूसरा है तना, तीसरा है फूल, चौथा है फल। तो आपको पता होना चाहिए लौंग और केसर पौधे के फूल के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन आपका घटपर्डी, जिसे निपेंथिस भी कहा जाता है, पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में यह पादप पाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है असम और चौथा है मेघालय। तो यहाँ पर भारत के मेघालय राज्य में, चौथा ऑप्शन आपका है भारत के मेघालय राज्य में ये पौधे पाए जाते हैं। तो आइए थोड़ी सी जानकारी देते हैं हम निपेंथिस घटपर्डी के बारे में। तो निपेंथिस जो है एक कीट भक्षी पौधा है जो कीटों को खाता है। यह कीड़े मकोड़ों के अलावा मेंढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को भी खा जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। मतलब कि यह वैसे स्थान पे पनपता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और यह भारत के मेघालय राज्य के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया देशों में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। फ्लोरा और फौना सूचित करता है। आपके ऑप्शन है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, दूसरा ऑप्शन है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, तीसरा ऑप्शन है जंतुओं एवं मछलियों को, और चौथा ऑप्शन है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कि R.H. हिकेटर ने जंतु जगत को मुख्य रूप से सजीवों को 5 भागों में बांट रखा था। आपका पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक और चौथा था पादप जगत। पादप जगत जिसको फ्लोरा भी कहा जाता है, पादप जगत को फ्लोरा भी कहा जाता है। और पांचवा था जंतु जगत जिसे फौना कहते हैं, जंतु जगत जिसे फौना कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि फ्लोरा के द्वारा पादप को सूचित किया जाता है तथा फौना के द्वारा जंतु को सूचित किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है ए। इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। पहला ऑप्शन है सभी पौधों द्वारा, दूसरा है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, तीसरा है सभी हरे पौधों द्वारा और चौथा है वायरसों के द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन है आपका सभी पौधों द्वारा। तो आपने देखा होगा कि तालाबों के अंदर भी पौधे पाए जाते हैं और वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, लेकिन फिर भी यह अपना भोजन बनाते हैं। तो जो तालाबों जलाशयों के अंदर पौधे पाए जाते हैं उनका रंग खास करके भूरा होता है और वह अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही बनाते हैं। उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार से सभी पौधों द्वारा, तो आपका ऑप्शन गलत होता है। दूसरा है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा। तो मैंने पौधों के बारे में बता दिया कि सभी पौधों द्वारा होगा नहीं, और जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत होता है। तीसरा ऑप्शन है सभी हरे पौधों द्वारा। तो हमने देखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों के द्वारा होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और चौथा है आपका वायरसों द्वारा। तो वायरसों में कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें संपादित होती है? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होता है सभी हरे पौधों द्वारा, क्योंकि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। इसे भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? आपका ऑप्शन है जीवाणु व कवक,
दूसरा है मृदा व जल, तीसरा है पशु और चौथा है पक्षी। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु और कवक को कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी मृत एवं मृत प्राय जीव जंतुओं एवं पादपों को अपघटित कर उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, और जिसके कारण इससे पृथ्वी की सफाई हो जाती है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी का अपमार्जक या डिकम्पोजर के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, जीवाणु व कवक। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा था कि सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, और सबसे पहले पृथ्वी पे लाल रंग आता है। तो पौधों प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक आपकी लाल रंग में तथा सबसे कम आपकी बैगनी रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में और सबसे कम बैगनी रंग में होती है। तो यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक, तो हम सही करेंगे सी वाला ऑप्शन, लाल को। अगला आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। पहला ऑप्शन है समुद्री जल, दूसरा है वर्षा जल, तीसरा है पर्यावरण और चौथा है हरे पौधे। तो जैसा कि आपको पता है समुद्री जल और वर्षा जल तो आपका होगा नहीं। यदि आपको डाउट है पर्यावरण और हरे पौधे में, तो यहाँ पे प्रमुख स्रोत की बात करिए। पर्यावरण में हमारे वायु सभी मिश्रित, पर्यावरण का अर्थ है आपका परिधन आवरण, हमारे चारों तरफ जो घिरा हुआ है वही पर्यावरण है। तो पर्यावरण मुख्य स्रोत नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है हरे पौधे। तो हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है हरे पौधे। आपका अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का जनक कौन है? जंतु जगत का जनक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है थियोफ्रेस्टस, दूसरा ऑप्शन अरस्तु, तीसरा है चार्ल्स डार्विन और चौथा है कैरोल लिनियस। तो यहाँ पे चारों लोगों के बारे में जानते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। और तीसरे आते हैं चार्ल्स डार्विन, इन्हें आधुनिक मानव विकासवाद का जनक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन को आधुनिक मानव विकासवाद का जनक कहा जाता है। और इनकी एक फेमस पुस्तक आती है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जिसे कई बार हमारे एग्जामों में पूछा हुआ है। पुनः हम पुस्तक का नाम रिवाइज करते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। और चार्ल्स डार्विन को हम आधुनिक मानव विकासवाद का जनक भी कहते हैं। और चौथा आपका कैरोल लिनियस, कैरोल लिनियस, इन्हें वर्गीकरण के पिता के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने द्विपद नामकरण को भी सिद्ध किया था, जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। तो इस द्विपद नामकरण पद्धति की शुरुआत किसे किया था? कैरोल लिनियस ने। तो इन्हें वर्गीकरण के पिता के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि जंतु जगत का जनक कौन है, तो अरस्तु है। जंतु जगत के जनक कौन है? आपके अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? आपके ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, दूसरा है साइनिन के कारण, तीसरा है लाइकोपिन के कारण और चौथा है मेलानिन के कारण। तो हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम प्लस ग्लोबिन, हिम क्या है आपका आयरन है और ग्लोबिन क्या है आपका प्रोटीन है। तो यही आपका हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक होता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। आपका दूसरा है साइनिन, साइनिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एंथ्रोसाइनिन होता है। और एंथ्रोसाइनिन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। गाजर का रंग जो लाल होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। लाइकोपिन, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। और मेलानिन जो हमारे त्वचा का रंग होता है, त्वचा में जो वर्णक होते हैं वह किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। हालांकि हमारे यहाँ पूछा है रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ए, हीमोग्लोबिन के कारण। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो आपका ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जैसा आपको पता होगा कि मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं,
2 अलिंद ऊपर और 2 अलिंद नीचे। तो हालांकि यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन सही होते हैं, 2 अलिंद ऊपर और 2 अलिंद नीचे। लेकिन कुछ अन्य के बारे में जानते हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों के जो हृदय के भाग होते हैं वह 2 होते हैं। सरीसृप, सरीसृप किसे कहा जाता है आपको पता होगा। सरीसृप जो रेंग कर चलने वाले जीव जंतु होते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव जंतुओं के हृदय के 3 भाग होते हैं। आपके उभयचर में हृदय के आपके 3 भाग होते हैं। लेकिन हाँ, एक विशेष अपवाद करके आता है मगरमच्छ भी आपका उभयचर में आता है, जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो मगरमच्छ का केवल एक ऐसा अपवाद है जिसके 4 कोष्ठक होते हैं, लेकिन सभी उभयचर के आपके 3 कोष्ठ होते हैं। आपका अगला आता है पक्षी। जितने भी पक्षी हो गए तथा स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी, आपको पता है मनुष्य भी स्तनधारी में आता है। तो पक्षी व स्तनधारियों के हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं। तथा काकरोच, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, काकरोच के हृदय के कुल 13 कोष्ठक होते हैं। तो हालांकि हमारे क्वेश्चन में पूछा है मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं, तो आपके 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद तथा 2 निलय। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आपका पहला ऑप्शन है डरने पर, दूसरा है ज़्यादा खुश होने पर, तीसरा है दौड़ने भागने पर और चौथा है सभी पर। तो आपको पता है कि हमारे दिल की धड़कन, हम डरते हैं तो भी बढ़ जाती है, हम ज़्यादा खुश होते हैं तो भी बढ़ जाती है, हम जब दौड़ते भागते हैं तो भी हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और चौथा है सभी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होगा सभी। आपका क्वेश्चन है हृदय का कार्य है। पहला ऑप्शन है खून को साफ करना, दूसरा है खून के विभिन्न रंग देना, तीसरा है खून को पंप करना और चौथा है अवशिष्ट पदार्थों को निकालना। तो आपको पता होना चाहिए खून को साफ करता है वृक्क, जिसको हम लोग किडनी या गुर्दा भी कहते हैं, यह खून को साफ करता है। खून को विभिन्न रंग देना, तो खून में एक ही होता है, एक आपका WBC होता है और दूसरा RBC होता है। तो WBC वाइट इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग सफ़ेद होता है। और RBC में आपका हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसका रंग लाल होता है। तो और अगला है खून को पंप करना। तो आपको पता है हृदय का मुख्य करके कार्य क्या होता है, खून को, ब्लड को पंप करना होता है। और चौथा है अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। तो अपशिष्ट पदार्थों को कौन निकालता है हमारे शरीर से, हमारे शरीर से खून जो होते हैं वह अपशिष्ट पदार्थों को उनको यथास्थान पहुंचाते हैं तथा मलाशय या गुदा के द्वारा वह लैट्रिन तथा मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हृदय के कार्य को पूछा हुआ है। तो हृदय का कार्य क्या है, खून को पंप करना। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हृदय लगातार धड़कता रहता है, यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बच्चों के दिल की धड़कन इससे ज़्यादा भी होती है और दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। पहला आपका स्टेटमेंट, रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। तो जैसा आपको मैंने बताया कि रुधिर का कार्य होता है जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाएं, ये सही है। दूसरा आपका परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो आपने पता होना चाहिए 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तीसरा है काकरोच, केकड़े जैसे जीव का खून लाल होता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसमें काकरोच, केकड़े जैसे जीवों के खून में कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनका खून का रंग लाल नहीं होता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। और चौथा है शिराओं में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए एक होता है धमनी और दूसरा होता है सीरा। एक होता है धमनी और दूसरा होता है सीरा। तो धमनियों में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुस धमनी में
अशुद्ध रक्त होता है। इस चीज़ को याद रखिए कि धमनियों में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी की बात करें तो उसमें अशुद्ध रक्त होता है। और दूसरा होता है आपका सिराओं में, तो सिराओं में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है जिसे हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ पे सिराओं में ऑक्सीजन वाला रक्त नहीं होता है, क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, जिसके कारण चौथा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही होना चाहिए पहला और दूसरा। तो आपका ऑप्शन है कूट ए दिया है कि पहला और दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। यहाँ पे प्राप्तकर्ता का मतलब है ग्राही, हम लोग सार्वदाता और सर्वग्राही पढ़ते हैं, तो प्राप्तकर्ता का मतलब सार्वग्राही पूछा हुआ है। तो निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता है। आपका ऑप्शन ए है ओ, बी है ए, सी है ए बी और डी है बी। तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। और ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति सभी से रक्त ले सकते हैं। ए बी रक्त समूह वाले जो व्यक्ति हैं वह सभी से रक्त ले सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है, सार्वग्राही कहा जाता है। तथा ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता या दाता कहा जाता है। तो यहाँ पे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा ए भी सही होगा, ए भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं। मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं। आपका ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 1 भी नहीं। तो आपको कई बार हिंदी में दे देता है तो समझ में आया गुर्दे, जिसको हम लोग वृक्क या किडनी भी कह लेते हैं, किडनी भी कह लेते हैं, गुर्दे को वृक्क या किडनी भी कह लेते हैं। और एक मनुष्य में 2 गुर्दे पाए जाते हैं, एक मनुष्य में 2 गुर्दे पाए जाते हैं और यह मनुष्य का मुख्यतः उत्सर्जन अंग होता है और इसका आकार राजमा की फली की तरह होता है। तथा जब रक्त गुर्दों में पहुंचता है तब गुर्दे उसमें से उपयोगी और हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं। उपयोगी पदार्थ को पुनः रक्त अवशोषित कर लेता है और हानिकारक पदार्थ जल में घुलकर मूत्र के रूप से शरीर के बाहर आ जाते हैं। तो ये आपका कार्य होता है गुर्दे का। तो यहाँ पर मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं, तो 2 आपके गुर्दे होते हैं। अगला क्वेश्चन है फेफड़े से क्या चीज बाहर निकलती है। फेफड़े से क्या चीज बाहर निकलती है। आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है यूरिया, तीसरा है पसीना और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बता दें कि एक होता है सांस लेना और एक होता है श्वसन क्रिया। तो जो हम नाक से वायुमंडल से वायु लेते हैं, तो इस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हर एक गैस मिश्रित होती है। तो इन वायु को जो लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं सांस लेना। और उसके बाद यह हवा हमारे नाक के द्वारा फेफड़ों के पास पहुंचती है और फेफड़े क्या करते हैं वहाँ से हवा को फिल्टर करते हैं और ऑक्सीजन को फिल्टर करके शरीर के अंदर भेजते हैं। तो जो ऑक्सीजन फिल्टर होकर शरीर के अंदर जाता है उसे हम श्वसन क्रिया कहते हैं। और वहीं से जो अशुद्ध हवाएं बाहर निकलती है, जो खास करके कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वह वहाँ से निकलती है। तो फेफड़े से क्या चीज़ बाहर निकलती है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और यदि ये पूछते कि फेफड़े से क्या चीज़ अंदर जाती है, तो ऑक्सीजन। हालांकि हमारे क्वेश्चन पूछा है कि फेफड़े से क्या चीज़ बाहर निकलती है, तो हम क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यूरिया जैसे मैंने बताया वृक्क के द्वारा यूरिया निकलता है और पसीना त्वचा के द्वारा पसीना निकलता है और फेफड़े के द्वारा क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और फेफड़े के द्वारा शरीर के अंदर क्या जाता है ऑक्सीजन। तो आपका 16 वाला जो क्वेश्चन है पूछा है फेफड़े से क्या चीज बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है अपचित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है। अपचित भोजन कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो आपका ऑप्शन है लीवर में, दूसरा है मलाशय में, तीसरा है गुर्दे में और चौथा है इन सभी में। तो आपको बता दें लीवर, जिसको हम यकृत कहते हैं और मानव शरीर का सबसे बड़ा पाचक अंग भी इसे कहा जाता है। इसका कई सारे कार्य आते हैं, जैसे विटामिन
ए को यह संश्लेषित करता है तथा विटामिन ए के साथ साथ विटामिन डी को अपने पास यह संचित रखता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है तथा यह पित्त रस का स्राव करता है। तो जाहिर सी बात है कि यह लीवर अपचित भोजन को या किसी भी प्रकार के भोजन को अपने पास इकट्ठा नहीं करता है। दूसरा आता है मलाशय। तो मलाशय क्या होता है कि जब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में हो जाता है तो अधपक्के भोजन जो होते हैं, जो गरिष्ठ भोजन होते हैं, बड़ी आंत में इकट्ठा होता है जहां पे जल का अवशोषण होता है और जल के अवशोषण के साथ वह अधपक्के और अपशिष्ट पदार्थ जाके मलाशय में जाते हैं और जहां पर कुछ समय तक इकट्ठा रहते हैं। और गुर्दा, जिसको मैंने बताया वृक्क, यह वृक्क होता है और यह क्या करता है कि रक्त को छानने का कार्य करता है। तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का अपचित भोजन इकट्ठा नहीं होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा बी, मलाशय में अपचित भोजन या अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ पे सभी को पता है कि पाचन प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, लेकिन अन्य के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है अमाशय। अमाशय जिसको हम लोग पेट या स्टमक कह लेते हैं। तो मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, पेट में होता है। क्षुद्रांत आप पढ़े होंगे। आंत, आंत दो प्रकार की होती है, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत के तीन पार्ट होते हैं, जजेनम, ड्यूडेनम और इलियम। तो यहाँ पे इन्हीं को क्षुद्रांत हिंदी में कहा जाता है। और बड़ी आंत के भी तीन पार्ट होते हैं, तो जिनमें से एक पार्ट है आपका बृहदांत। तो यहाँ पे क्षुद्रांत और बृहदांत छोटी और बड़ी आंत के पार्ट हैं। अमाशय जिसको पेट कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं यह मुंह के बाद आते हैं। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो आपके मुंह से होती है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुंह से शुरू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है छोटी आंत की लंबाई है। आपका ऑप्शन है 1.5 मीटर, दूसरा है 2 मीटर, तीसरा है 3.5 मीटर और चौथा है 7.5 मीटर। तो ज़्यादातर देखते हैं कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह लगभग 6 मीटर लंबी, छोटी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी होती है। जबकि बड़ी आंत की लंबाई जो होती है 1.5 मीटर लंबी और आपका 6.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है और चौड़ाई बड़ी होती है। तो हमसे छोटी आंत के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे कई बार सटीक ऑप्शन न मिलने के कारण उसके नियरेस्ट को मारते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 6 मीटर के नियरेस्ट कौन है, आपका 7.5 मीटर है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा 7.5 मीटर। अगला आपका ऑप्शन है कि पाचन क्रिया के विषय में किसने खोजबीन की थी। पाचन क्रिया के विषय में किसने खोजबीन की थी, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन पहला है रोनाल्ड रॉस, दूसरा है विलियम बोमेट और तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है लुई पास्चर। तो आइए सबसे पहले चारों लोगों के बारे में जान लेते हैं। आपने पता होगा मलेरिया के टीके की खोज किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था। उसके बाद विलियम बोमेट एक रिटायर फौजी थे और जिन्होंने सबसे पहले मनुष्य के पेट का ऑपरेशन करके उसके पेट में देखा था और सबसे पहले पाचन क्रिया के बारे में बताया था। और तीसरे आते हैं आपके एडवर्ड जेनर। इनके बारे में आपने सुना होगा चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। और चौथे आते हैं लुई पास्चर, जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज साथ ही साथ दूध के पाश्चीकरण के सिद्धांत को भी दिया था। तो ये तो चारों लोगों के बारे में आया, लेकिन यहाँ पे पूछा है पाचन क्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो आपका बी वाला ऑप्शन होता है विलियम बोमेट ने सबसे पहले पाचन क्रिया के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन आपका कि जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं। और आपका ऑप्शन है पाचन, दूसरा है स्वांगीकरण, तीसरा है अवशोषण और चौथा है निष्कासन। तो यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि पाचन क्रियाएं जो होती हैं संपूर्ण 5 चरणों में पूरी होती हैं। पहला आपका होता है अंतःग्रहण के द्वारा क्या होता है, इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य भोजन को शरीर के अंदर लेता है। दूसरा होता है पाचन, तो इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और तथा यह भोजन आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत के द्वारा पचता है। और तीसरा आपका होता है अवशोषण।
तीसरा आपका होता है अवशोषण। तो इस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद उपयोगी पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और यह प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है तथा बड़ी आंत में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। और उसके बाद अगला चौथा प्रक्रिया होता है आपके स्वांगीकरण। चौथा प्रक्रिया कौन सा होता है? आपका स्वांगीकरण। और इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं कि भोजन को करने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा पहुंचाया जाता है। और चौथा आपका पांचवा होता है बहिष्करण या निष्कासन। तो इस प्रक्रिया में अपचित भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है और कुछ समय के बाद गूदा के द्वारा मल या लैट्रिन के रूप में बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। सॉरी, आपका अगला क्वेश्चन है दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत कितने होते हैं? आपका पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20 और चौथा है 32। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक दंत सूत्र को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं जिसको हम लोग ICPM एक ट्रिक के द्वारा जानते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ पे दंत सूत्र ये आता है कि ICPM क्योंकि मनुष्य के ऊपर नीचे दोनों दांत होते हैं तो इनकी संख्या कुछ इस प्रकार होती है कि मनुष्य में जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें इंसीजर की ऊपर संख्या होती है 2 जोड़ी में होता है, कैनाइन जो होता है 1 जोड़ी में होता है, प्रीमोलर 2 जोड़ी में होता है और मोलर 3 जोड़ी में होता है। और नीचे पुनः यही कि 2 जोड़ी में होता है, 1 जोड़ी में होता है और 2 जोड़ी में होता है और 3 जोड़ी में होता है। तो मतलब ऊपर कुल दांतों की संख्या कितनी? तो ये 2 जोड़ी का मतलब कितना? आपका 4 हुआ। 2 जोड़ी का मतलब कितना? 4। 1 जोड़ी का मतलब 2 जोड़ी का मतलब 4 और 3 जोड़ी का मतलब 6। तो 6 4 10 2 12 4 16। तो मतलब ऊपर कितने दांत? 16 दांत और नीचे कितने दांत? 16 दांत। तो इस प्रकार से पता चल सकता है कि इंसीजर की संख्या कितनी होती है, कैनाइन की संख्या कितनी होती है, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, मोलर की संख्या कितनी होती है। तो यह तो एक वयस्क मनुष्य की बात आई, लेकिन यहाँ पे पूछा है दूध के दांत की संख्या कितनी होती है। तो पुनः एक बच्चा भी होता है तो उसमें इसी प्रकार से दंत सूत्र से ICPM, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। पुनः इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ पे एक छोटे बच्चे दूध के जो छोटा बच्चा होता है उसमें इंसीजर 2 जोड़ी होता है, केनाइन 1 जोड़ी होता है, प्रीमोलर 1 भी नहीं होते हैं और मोलर क्या होते हैं? 2 होते हैं। मोलर 2 जोड़ी होते हैं। और उसी तरह से नीचे भी होते हैं 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 1 भी नहीं होते हैं ये और ये 2 जोड़ी। तो यहाँ पे 2 जोड़ी का मतलब 4, 1 जोड़ी का मतलब 2 और पुनः 2 जोड़ी का मतलब 4। तो 4 4 8 2 10, ऊपर 10 हो गए और नीचे 10 हो गए। तो इस तरह से टोटल संख्या कितनी हो जाती है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 20। तो यहाँ पे पूछा हुआ है आपका कि दूध के दांत कितने होते हैं। तो एक बच्चे में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? सी वाला ऑप्शन सही होता है आपका 20। अगला आपका कि जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है अमाशय में, दूसरा है बृहदांत में, तीसरा है क्षुद्रांत में और चौथा है मलाशय में। चौथा है आपका मलाशय में। तो मैंने अमाशय के बारे में बताया था। अमाशय स्टमक को कहा जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के भोजन का अवशोषण नहीं होता है, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है जिसको हम लोग पेट कह लेते हैं। बृहदांत जो है यह बड़ी आंत का ही एक पार्ट है। बृहदांत जो है वह बड़ी आंत का एक पार्ट है और क्षुद्रांत जो है छोटी आंत का पार्ट है। और मलाशय जहाँ पे मल इकट्ठा होता है। तो मैंने बताया था कि छोटी आंत में आपसे यदि पूछ दे कि पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ पे होता है तो छोटी आंत में, और जल और खनिज लवण का अवशोषण कहाँ पे होता है तो बड़ी आंत में। जल और खनिज लवण का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? अमाशय में। और आपका ये होता है कि अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ पे इकट्ठा किया जाता है? मलाशय में। तो यहाँ पे जल और खनिज लवण के अवशोषण की बात कर रहा है तो आपका क्या होगा? बृहदांत, जो कि आपके बड़ी आंत का एक पार्ट है। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, बृहदांत। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला ऑप्शन है जब
डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, बिल्कुल गलत है आपका। और दूसरा है जब डायफ्राम अपनी जगह पर आ जाता है तो फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस भर जाती है, अभी आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो आपका सही क्या होगा, दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। हाँ, मैंने आपको बताया था पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में, जिसके कारण यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका लीवर अमीनो एसिड को अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदलता है, बिल्कुल सही है। हमारा लीवर जो होता है वह अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ये भी आपका सही है। दूसरा है आपका कि गुर्दे रक्त में से हानिकारक पदार्थ को छान लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था गुर्दा, जिसको हम लोग वृक्क या किडनी कहते हैं, यह रक्त में से हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों को छान लेता है, ये भी आपका सही है। और चौथा है हृदय के ऊपर वाले दोनों भाग अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों भाग निलय कहलाते हैं। तो जैसा कि मैं हृदय को बताया था कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं और ऊपर वाले दोनों पार्ट को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले दोनों पार्ट को निलय कहते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी आपका सही है। तो आगे स्टेटमेंट दिया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका चारों ऑप्शन सही है, मतलब कि आपका डी वाला सही होगा कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भोजन पचने का सही क्रम क्या है। भोजन पचने का सही क्रम क्या है, तो मैंने आपको इसके बारे में ऊपर बता रखा है कि सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, कि अंतःग्रहण के द्वारा हम यहाँ पे अंतःग्रहण किस भोजन को शरीर के अंदर लिया जाता है। उसके बाद आपका होता है पाचन, कि यहाँ पे हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और छोटी आंत, बड़ी आंत और अमाशय में भोजन का पाचन होता है। उसके बाद होता है अवशोषण, की इस पाचन क्रिया के द्वारा जो हमें एनर्जी मिलती है उसे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे शरीर के विभिन्न अंगों, जैसे कि छोटी आंत के द्वारा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तथा बड़ी आंत में जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। उसके बाद होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, जो हमें भोजन को करने पे जो हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद होता है बहिष्करण, कि भोजन करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे मल मूत्र के द्वारा, मलाशय गुदा के द्वारा बाहर निकालना ही आपका बहिष्करण कहलाता है। तो भोजन पचने का सही क्रम में आपका क्या है, अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण और उसके बाद बहिष्करण। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है आपका ऑक्सीजन, तीसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोजन। तो आइए एक समीकरण के द्वारा देखते हैं कि हम जो भी भोजन करते हैं वह किस फॉर्म में टूटता है, ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6, और उसके बाद यह किसके साथ क्रिया करता है, तो 6O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। और जब यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो यह किस फॉर्म में टूटता है, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो हमने देखा कि जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ को खाते हैं तो वह किस में टूट जाता है, फाइनली हमारे शरीर में जो एनर्जी के रूप में इकट्ठा होता है तो ग्लूकोज, और यह ग्लूकोज किसके साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन, और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और एनर्जी के फॉर्मेट में टूटता है। तो पूछ रहा है कि शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो इस दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है कितने कैलोरी, 673। तो कौन सी गैस निकल रही है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला ऑप्शन है कि पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। तो आपका पहला है शेर, दूसरा है हाथी, तीसरा है गैंडा और चौथा है जिराफ। तो आपको पता होना चाहिए शेर को क्या कहते हैं, जंगल का राजा,
दूसरा, पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर आपका हाथी है, और दूसरा सबसे बड़ा जानवर क्या है, गैंडा है। और सबसे लंबा जानवर कौन सा है, जिराफ है। सबसे लंबा जानवर क्या है, जिराफ है। हालांकि हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो आपका हाथी बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है। पहला है, दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही है, इनकी दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। दूसरा है, दोनों अंधेरों में अपनी मूंछ की सहायता से शिकार कर पाते हैं। बिल्कुल सही है ये भी। और तीसरा है, दोनों की दहाड़ दूर तक सुनी जा सकती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शेर और बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। तो ये भी आपका सही है। और चौथा है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन है कि शेर बाघ में कौन सी समानता, तो ये सभी समानताएं शेर और बाघ में पाई जाती हैं। चौथा है, गैंडे की चमड़ी की त्वचा कितनी मोटी होती है। गैंडे की चमड़ी की त्वचा कितनी मोटी होती है, तो आपका पहला ऑप्शन है 1.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 1 सेंटीमीटर, तीसरा है 2 सेंटीमीटर और चौथा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए गैंडे की चमड़ी की त्वचा 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। और ये भी आपको जान लेना है कि हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, गैंडा है। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 3 जल्द ही आपके बीच लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।